बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शंस की तरफ आएंगे। अभी तक हम एक स्केलर फंक्शंस को पढ़ रहे थे ना, आज हम वेक्टर फंक्शंस की तरफ आएंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शंस की तरफ आने से पहले हम उनके लिमिट्स और कंटिन्यूटी पर बात करेंगे, फिर हम उनके डिफरेंशिएशन पर आएंगे। जिस तरह आप देखते रहते हैं स्केलर फंक्शन में भी पहला जो चैप्टर है वो लिमिट और कंटिन्यूटी का है। डिफरेंशिएशन का जो चैप्टर है वो सेकंड होता है, मतलब पहले लिमिट्स आता है, फिर कंटिन्यूटी आती है, उसके बाद जो है वो हमारे पास डिफरेंशिएशन आती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये वेक्टर फंक्शन पर बात करेंगे, लेकिन चलिए उससे पहले एक स्केलर फंक्शन पर भी बात कर लेते हैं कि आपको ये मालूम हो कि स्केलर फंक्शन और वेक्टर फंक्शन में क्या फ़र्क है। तो अगर स्केलर फंक्शन की बात की जाए तो देखिए, स्केलर फंक्शन को जब भी आप अगर कोई स्केलर देंगे, मतलब कोई भी आप एक कांस्टेंट वैल्यू देंगे या स्केलर वैल्यू देंगे। स्केलर आप जानते हैं स्केलर क्या होता है, जो सिर्फ एक तरफ से मैग्नीट्यूड मांगती है, डायरेक्शन नहीं मांगती। तो स्केलर फंक्शन को जब आप कोई भी स्केलर देंगे तो ये रिस्पॉन्स में भी आपको स्केलर देगा। अगर आप इसको इनपुट स्केलर देंगे तो ये आउटपुट भी आपको स्केलर देगा। जिस तरह सी ऑफ एक्स हमारे पास इसके बराबर है, तो अब ये स्केलर फंक्शन है कि आप इसको कोई भी स्केलर देंगे तो रिस्पॉन्स भी आपको स्केलर ही देगा। ठीक हो गया। और इसको स्केलर फंक्शन को हम सिंगल वेरिएबल फंक्शन भी बोलते होते हैं। लेकिन अगर वेक्टर फंक्शन की तरफ आ जाएं तो वेक्टर फंक्शन देखें, इसकी डोमेन जो होती है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है, लेकिन इसकी जो रेंज होती है वो सेट ऑफ 3 डायमेंशनल वेक्टर्स होती है। मतलब 3 डायमेंशन मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। मतलब इसको अगर हम ग्राफिकली करें तो ये इस तरह होता है हमारे पास। देखिए, ये हमारे पास होता है एक्स एक्सिस, और ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड एक्सिस। ठीक हो गया, ये मतलब 3 डायमेंशन होता है। तो अब वेक्टर फंक्शन जो है ये इसकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, और रेंज जो है वो इसकी सेट ऑफ 3 डायमेंशनल वेक्टर्स है। तो देखें, ये वेक्टर फंक्शन इसलिए भी है कि डोमेन इसकी देखिए सेट ऑफ रियल नंबर है। सेट ऑफ रियल नंबर मतलब स्केलर। रियल नंबर्स की डायरेक्शन तो नहीं मांगते, खाली मैग्नीट्यूड मांगते हैं ना। तो डोमेन इसकी स्केलर है, लेकिन रेंज इसकी वेक्टर है। मतलब अगर आप वेक्टर फंक्शन को एज अ इनपुट स्केलर दोगे तो ये आपको एज अ आउटपुट वेक्टर देगा। ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर फंक्शन की डेफिनेशन है कि जब भी आप इसको कोई स्केलर टी दोगे तो रिस्पॉन्स में ये आपको आउटपुट जो है वो वेक्टर वी देगा। ठीक है, और इस वेक्टर को हम जो है डिनोट करते हैं, वेक्टर फंक्शन को हम f1 ऑफ ti, f2 ऑफ ti और f3 ऑफ f2 ऑफ tj प्लस f3 ऑफ k। ठीक है, मतलब i जो है वो x एक्सिस की तरफ है, j जो है वो y एक्सिस की तरफ है, और k जो है वो z एक्सिस की तरफ है। ये 3 डायमेंशनल हमारे पास वेक्टर है। ठीक है, अगर 2 डायमेंशन होता तो फिर ये आई जे होता, लेकिन नॉर्मली हमारे पास 3 डायमेंशनल होता है, आई जे के। तो ये एक्स एक्सिस की तरफ आई है, वाई एक्सिस की तरफ जे है, और जेड एक्सिस की तरफ के है हमारे पास। और अगर आप स्केच ड्रा करना चाहें तो स्केच की जरूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि वो तो हमें थोड़ा बहुत क्लियर भी है। क्योंकि अगर स्केच ऑफ वेक्टर फंक्शन की तरफ आएंगे तो ये तो फिर हमारे पास पैराबोला और ये चीज़ें आ जाती हैं। तो अभी वेक्टर फंक्शन की स्केच की तरफ बात नहीं करते, वो फिर अगर कॉनिक्स में या कहीं हमें मौका मिला तो वहाँ हम बात करेंगे। लेकिन वेक्टर फंक्शन की बस बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि एज अ इनपुट आप इसे स्केलर दोगे तो ये आउटपुट में आपको हमेशा क्या देगा, वेक्टर देगा। ये हमारे पास क्या होता है, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन होता है। स्केलर फंक्शन तो स्केलर वैल्यूड होता है ना, लेकिन वेक्टर फंक्शन वेक्टर वैल्यूड होता है। स्केलर फंक्शन स्केलर वैल्यूड इसलिए होता है कि ये रिस्पॉन्स में अगर आप इसको स्केलर दोगे तो ये रिस्पॉन्स में आपको स्केलर ही देगा, लेकिन वेक्टर वैल्यूड मतलब अगर आप इसको स्केलर दोगे तो रिस्पॉन्स भी आपको वेक्टर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो लिमिट अगर इस पर बात कर लेते हैं कि अगर आप इस वेक्टर फंक्शन पर लिमिट अप्लाई करना चाहते हो, जब भी आप इस पर लिमिट अप्लाई करोगे तो इसकी जो 3 कंपोनेंट्स हैं आई जे के, इन तीनों पर आप लोग लिमिट अलग अलग करके मस्ट अप्लाई करोगे। f1 पर भी करोगे, f2 पर भी करोगे, और f3 पर भी करोगे। ठीक है, और टी नॉट मतलब टी अप्रोचेस टू टी नॉट रियल नंबर भी हो सकता है या इंफिनिटी भी हो सकता है हमारे पास। ठीक है, डेफिनेशन बस लिमिट की वही है, लेकिन बस बताना आपको यही है कि जब भी आप वेक्टर फंक्शन जब भी आप वेक्टर फंक्शन पर लिमिट अप्लाई करोगे तो लिमिट फिर आप उस वेक्टर फंक्शन के तीनों कंपोनेंट्स आई जे के पर अप्लाई करोगे। ठीक है, इसी तरह अगर आप कंटिन्यूटी ऑफ अ वेक्टर फंक्शन पर बात करते हो तो एक वेक्टर फंक्शन वो उसी तो वही डेफिनेशन है कि वो कंटिन्यूस होगा एक पॉइंट पर, अगर उस फंक्शन वेक्टर फंक्शन की वैल्यू पॉइंट टी नॉट पर डिफाइंड हो, मतलब कोई अनडिफाइंड के बराबर ना हो। ठीक है, डिफाइंड वैल्यू अनडिफाइंड ना हो, और उस पॉइंट पर वेक्टर फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करे। और तीसरी कंडीशन ये है हमारे पास के, या वो यहाँ पर नहीं आ रही, लेकिन तीसरी कंडीशन भी हमारे पास बस यही है, वो आप खुद लिख लें कि ये लिमिट और ये डिफाइंड वैल्यू ये एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब
एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आप वेक्टर फंक्शन जो आपको गिवन है, आप इनकी डोमेन बताएं, मतलब डोमेन से बताएं, मतलब ये कि वो पॉइंट्स आप इसकी डोमेन से मिन्हा कर लें, कट कर लें, जो जिन पॉइंट्स पर ये फंक्शन अनडिफाइंड है, वो पॉइंट्स आप इस फंक्शन की डोमेन से निकाल दें। तो अगर आप इस फंक्शन को, पहले फंक्शन को देख लें, पहले वेक्टर फंक्शन को देख लें, तो इसमें टी इनवर्स है, टी इनवर्स मतलब 1/t। तो ये वाला फंक्शन हर जगह पर डिफाइंड है सिवाय 0 के, क्योंकि 0 पर अगर आएगा तो फिर ये अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। तो ये वेक्टर फंक्शन तमाम रियल नंबर्स पर डिफाइन है सिवाय 0 के, मतलब इसकी जो डोमेन होगी वो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। ठीक हो गया। इसी तरह दूसरा फंक्शन है, तो इसमें t-2 इनवर्स है। तो t-2 इनवर्स मतलब 1/t-2। तो अगर आप यहाँ पर t = 2 पुट कर लें तो अगेन ये अनडिफाइंड बन जाएगा। ठीक है। और दूसरा, अगर आप इसमें आप कोई मतलब नेगेटिव, ये जो j कंपोनेंट के साथ, k कंपोनेंट के साथ तो 1/t-2 है, तो k कंपोनेंट में अगर आप 2 पुट कर लोगे, या t इस फंक्शन में आप 2 पुट कर लो, तो ये वेक्टर फंक्शन हमारे पास अनडिफाइंड आता है। लेकिन j कंपोनेंट के साथ स्क्वायर रूट ऑफ t है, और आप जानते हैं कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमारे पास आयोटा के बराबर होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। रियल में ये नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमारे पास एग्जिस्ट नहीं होता। रियल केस में हमारे पास नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं होता हमारे पास। ठीक हो गया जी। तो एक तो इसके डोमेन से आप लोगों ने 2 को बाहर निकालना होगा, और साथ साथ इस डोमेन से आपने तमाम नेगेटिव रियल नंबर्स को निकालना होगा, क्योंकि अगर नेगेटिव रियल नंबर दोगे तो फिर ये j कंपोनेंट का जो फंक्शन है √t, ये फिर अनडिफाइंड आएगा। तो इस वेक्टर फंक्शन की जो डोमेन है वो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, बल्कि ऑल पॉजिटिव भी नहीं बल्कि ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, क्योंकि नॉन नेगेटिव में 0 आता है लेकिन पॉजिटिव में 0 नहीं आता। तो इस फंक्शन की जो डोमेन है वो ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। ठीक है, क्योंकि नॉन नेगेटिव में तो नेगेटिव नहीं आते हमारे पास। इसी तरह टेंजेंट साइन, ये अगर ये फंक्शन है तो टेंजेंट जो है वो इस पॉइंट पर डिफाइन नहीं होता, तो बस इसकी जो डोमेन है, मतलब यहाँ पर ये फंक्शन, इस पॉइंट पर ये फंक्शन अनडिफाइन होता है, तो इसको अगर आप निकाल दें तो ये फंक्शन फिर क्या होगा, डिफाइंड होगा, मतलब इसकी डोमेन से आपने ये वैल्यूज निकालनी होंगी। सही है जी। और फिर आगे है लॉग ऑफ, अगला फंक्शन जो है वो हमारे पास ये 3tj प्लस t इनवर्स का है। ठीक है, और g ऑफ t जो है 5ti प्लस √दिस का है। तो इन दोनों को अगर आप ऐड कर लें तो ऐड करने से हमारे पास ये वाला फंक्शन बन जाता है, मतलब 5ti प्लस 3tj, और ये j का कंपोनेंट यहाँ पर ये बन रहा है। तो देखें यहाँ पर भी कोई भी वैल्यू दोगे डिफाइन आएगी, या मतलब यहाँ पर i और j के साथ कोई भी वैल्यू दोगे डिफाइन आएगी, लेकिन यहाँ पर अगर आप 0 दे दोगे तो अनडिफाइंड फॉर्म आ जाएगी। या यहाँ पर स्क्वायर रूट में अगर आप कोई 10 से बड़ी मतलब एक तरह से वैल्यू दे दोगे तो फिर ये क्या होगा, अनडिफाइंड आएगा, मतलब 10 - 11 -1 अंडर रूट। तो -1 अंडर रूट तो नहीं एग्जिस्ट करता, इसलिए ये जो इसकी डोमेन है उसे एक तो 0 को निकालना होगा और तमाम 10 से बड़ी वैल्यूज को निकालना होगा। ठीक है ना। तो इसकी डोमेन क्या है, डोमेन में क्या होना चाहिए, इसकी डोमेन में एक तो t जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और t जो है वो 10 से छोटा होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब √10 - t डज नॉट बिलोंग्स टू r फॉर t ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। तो अगर 10 से बड़ी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, और 10 से अगर कोई बड़ी वैल्यू एक तो होनी नहीं चाहिए, और अगर हो तो उसके बराबर हो, मतलब 10 के बराबर वैल्यू तो हो लेकिन उससे बड़ी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, और एक 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। मतलब उसके डोमेन में हमारे पास, इसकी डोमेन में हमारे पास नेगेटिव रियल नंबर भी आ सकते हैं। अगर यहाँ पर आप नेगेटिव वैल्यू दोगे, -5 दोगे, तो 10 माइनस इंटू -5, 10 माइनस इंटू -5, ये +5 हो जाएगा ना। तो +5 मतलब 10 + 5 इट इज 15। तो नेगेटिव वैल्यू भी आप यहाँ पर दे सकते हो, लेकिन 10 से बड़ी वैल्यू नहीं दे सकते। तो इसकी डोमेन क्या होगी, तमाम रियल नंबर्स सिवाय 0 के और 10 से बड़ी वैल्यूज के। ठीक है, इसी तरह ये बाकी आप खुद देख लो, ये f ऑफ t मल्टीप्लाई बाय g ऑफ t को तो रहने दो, और इसको आप खुद देख लो। ठीक है, f क्वेश्चन आसान है। इसी तरह अगर लिमिट के क्वेश्चन हो हमारे पास, जिस तरह ये एक वेक्टर फंक्शन है, अगर इस पर t अप्रोचेस टू 0 लो, तो इस पे तो आसान से है, बस इसको तो 0 आता है, मतलब ऊपर वाली टर्म 0 हो जाएगी और नीचे वाली टर्म -1। जब लिमिट अप्लाई करोगे तो ये 0 डिवाइड बाय -1 इट इज 0। अब देखें यहाँ पर लिमिट है, तो लिमिट की डेफिनेशन के मुताबिक कि i कंपोनेंट, j कंपोनेंट और k कंपोनेंट पर अलग अलग लिमिट t अप्रोचेस टू 1 आप अप्लाई करोगे। ठीक है, अप्लाई आप करोगे तो t³ - 1 होल क्यूब, ये a³ - b³ का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, तो ये बन जाएगा t - 1 t² + t + 1, t - 1 t - 1 कैंसल,
यहाँ की फैक्टराइजेशन कर लो, इन दोनों की ऊपर भी फैक्टराइजेशन कर लो, नीचे भी फैक्टराइजेशन कर लो, ठीक है। और ये टी स्क्वायर प्लस 1 और ई पावर टी माइनस 1 ये अपनी जगह पर। तो जब फैक्टराइजेशन करोगे तो ये फैक्टराइजेशन आसान है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करता। टी माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे और ये टी माइनस 1 यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएंगे। अब ये लिमिट अनडिफाइन हमारे पास नहीं हो सकता, हमने इसको अनडिफाइंड से बचा लिया है। अब आप लिमिट इन तीनों पर अलग अलग करके अप्लाई कर लोगे, अलग अलग अप्लाई कर लोगे। यहाँ पर लिमिट टी अप्रोचेस टू 1 पुट कर लो तो 1 + 1 मतलब आई कंपोनेंट के साथ 3 आ जाएगा। यहाँ पर 1 अप्लाई करो तो 1 - 2 डिवाइड बाई 1 + 2 मतलब -1 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। और यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर लोगे तो ये मतलब ई पावर लिमिट टी अप्रोचेस टू 1 तो ये ई पावर 1 - 1 मतलब ई पावर 0 और यहाँ पर अप्लाई करोगे तो 1 + 1 2 तो मतलब 3i - 1/3j + 2 का ये इसका लिमिट हमारे पास आएगा। अब ये वाला लिमिट देख लो, तो ये लिमिट हमारे पास अनडिफाइन एक जगह आएगा। कैसे अनडिफाइन आएगा? इन तीनों पर आप अलग अलग लिमिट अप्लाई कर लो। तो ये 0 × ई पावर 0 और ये ई पावर 0 1 तो 1 - 1 0 तो यहाँ पर 0/0 फॉर्म आई कंपोनेंट के साथ आ रही है और इसको हम अनडिफाइंड से बचाने के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए आई कंपोनेंट इसका अनडिफाइंड आ रहा है, तो ये लिमिट हमारे पास इस केस में एग्जिस्ट नहीं हो रहा। ठीक हो गया जी।